सोचो, एक कंपनी जिसको मार्केट भी सबसे सेफेस्ट मानता है। ट्रिपल ए रेटिंग, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशंस, बिग प्रोजेक्ट्स, और फिर एक दिन बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट। अब गलती यहाँ नंबर्स की थी या उन नंबर्स को चेक करने वाले की? हाय, मेरा नाम है करण। वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ व्हेन थ्योरी मीट्स रियलिटी। हम बात कर रहे हैं IL8FS की, जो एक जाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर था। 90,000 करोड़ की डेट, हंड्रेड्स ऑफ सब्सिडरीज, और बाहर से देखने में सब कुछ नॉर्मल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेबल थे, रेटिंग स्ट्रॉन्ग थी, मार्केट कॉन्फिडेंस था। लेकिन अंदर से शॉर्ट टर्म लोन से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस हो रहे थे। लोन रोल ओवर हो रहे थे, लिक्विडिटी प्रेशर था, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तो क्या ही बात करें। ये सब चल रहा था जब तक पेमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। और जब डिफ़ॉल्ट हुआ तो सिर्फ एक कंपनी नहीं, पूरा NBFC सेक्टर शॉक हो गया था। यहाँ सवाल ये नहीं कि ये हुआ कैसे, यहाँ सवाल ये था ऑडिटर को पता कैसे नहीं चला। और यहीं आता है SA-240, जो बात करता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फ्रॉड के बारे में। SA-240 सिंपल बात बोलता है, ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड से मटेरियल मिसस्टेटेड है, यानी कि उसके अंदर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड है ही नहीं। और यहाँ रीजनेबल एश्योरेंस का ये मतलब नहीं है कि ब्लाइंड ट्रस्ट कर लो, रेपुटेशन पे भरोसा कर लो, या मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस पे भरोसा कर लो। अगर मैनेजमेंट कह रहा है तो करेक्ट, ऐसा नहीं है। कंप्लीट एविडेंस लेना पड़ता है। SA-240 का हार्ट है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मतलब क्वेश्चनिंग माइंड। अगर आप ILFS के ऑडिटर होते मान लो, तो और आपको दिखता कितने ह्यूज डेट है, कैश फ्लो मिसमैच है, कॉम्प्लेक्स लेयर स्ट्रक्चर्ड है, तो क्या आप सिर्फ ये सोचते कि कंपनी बड़ी है, रेप्यूटेटेड है, तो ये मैनेज कर ही लेगी? या आप पूछते लिक्विडिटी एक्चुअल में कैसा है, सस्टेन हो रहा है कि नहीं, बोरोइंग रोटेट हो रही है कि नहीं, कोई स्ट्रेस हाइट तो नहीं है? ये हमें बताता है कि फ्रॉड हमेशा शाउट नहीं करता, कभी कभी वो पॉलिश्ड प्रेजेंटेशन के पीछे भी छुपा रहता है। SA-240 सिर्फ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात नहीं करता, एक फ्रॉड ट्रायंगल की भी बात करता है, जिसके अंदर आता है प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज एंड रैशनलाइजेशंस। ILFS में प्रेशर में मैसिव डेट थे, अपॉर्चुनिटीज कॉम्प्लेक्स सब्सिडरीज थी जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़्यादा लो थी, और रैशनलाइजेशन जो था, टेम्परेरी इश्यूज थे जो फ्यूचर में रिकवर हो सकते थे, ऐसा माना जा रहा था। वैसे बोलने को तो ये सिर्फ तीन वर्ड्स हैं, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये कंपनी को कोलैप्स कर सकते हैं। तो हमेशा फ्रॉड के केस में ये तीन वर्ड्स को हमेशा याद रखना होगा। SA-240 स्पेशली जनरल एंट्रीज को टेस्ट करने के लिए भी बोलता है। पर क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ओवरराइड एंट्री से ही करता है और कहीं से नहीं। अगर लायबिलिटी एडजस्टेड हो रही हो, इनकम टाइमिंग चेंज हो रही हो, या किसी तरीके से सब्सिडरीज का यूज़ बढ़ रहा हो, तो वहाँ पे स्ट्रेस शिफ्ट कर लेने के लिए हमें ट्रुथ एंट्रीज में ही मिलते हैं, क्योंकि सरफेस क्लीन हो सकता है मगर लेजर नहीं। अब सीधा अपनी बातें करते हैं। SA-240 सिर्फ फर्म्स के लिए नहीं है, ये हमारी प्रिपरेशन पर भी अप्लाई होता है। कैसे? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहता है, अगर हमने कोई सोल्यूशन देखा और हमने बस उसे कह दिया कि हाँ समझ आ गया, लेकिन सच में समझा नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि वो चीज़ हमें सच में समझी हो। बस हम फैमिलियर हो जाते हैं कि हाँ इसको देखा है और ये हमें आ गया है, इतना ही। लेकिन उसके लिए खुद को पूछो कि ये एडजस्टमेंट क्यों आया। अगर डेट चेंज हो गई, नंबर्स चेंज हो गए,
तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या हम उसको हैंडल कर पाएंगे, या अगर थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया एग्जामिनर ने तो क्या होगा। यही स्टूडेंट लेवल का स्केप्टिसिज्म होता है। ब्लाइंडली मत मान लो आंसर्स, बल्कि चेक करके देखो क्या एक्चुअल में वो तुम्हें रिलायबल लग रहा है। दूसरा आता है फ्रॉड ट्रायंगल इन प्रिपरेशंस। प्रेशर होता है अटेम्प्ट्स क्लियर करने का, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि टफ चैप्टर को स्किप कर दो, रैशनलाइजेशन की ये टॉपिक आएगा ही नहीं, ये भी फ्रॉड ट्रायंगल है। ओके, लेकिन यहाँ डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ कोई इन्वेस्टर नहीं होता, यहाँ हमारा रिजल्ट होता है जिसको रिस्क होता है, क्योंकि प्रिपरेशन एक दिन में फेल नहीं होती है, रिजल्ट एक दिन में अनसक्सेसफुल नहीं होता है। छोटे छोटे इग्नोर डाउट से ही हमारा रिस्क क्रिएट होता है। और थर्ड था रिप्रेजेंटेशन, या कहें तो जनरल एंट्री वाला। तो वहाँ जनरल एंट्रीज या रिप्रेजेंटेशन बात एक ही होती है। ओके, सर ने बोला कि इम्पोर्टेंट नहीं है, टेलीग्राम्स पे हम चेक करते हैं कि यार किसने क्या प्रिडिक्शंस की हैं, एंड फिर चेक देखते हैं कि लास्ट 3 अटेम्प्ट में क्या आया था क्या नहीं। ऐसा नहीं करना है। ऐसे 240 बोलता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इनफ नहीं होता, यानी कि अगर मैनेजमेंट ने कहा है तो वो काफ़ी नहीं है। ऐसे ही अगर किसी ने कहा है तो वो काफ़ी नहीं है, आपको खुद से चेक करना होगा, खुद से हर चीज़ को प्रिपेयर करना होगा। 100% प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और हमारे केस में वही होता है कि हम र्यूमर्स को इनफ मान लेते हैं, कभी सिलेबस को वेरीफाई ही नहीं करते, कभी खुद को टेस्ट ही नहीं करते। IELTS कोलैप्स भी एक रिमाइंडर की तरह था। ट्रस्ट बिना वेरिफिकेशन डेंजरस होता है। और एक दिन मान लो एक दिन तुम CA बनोगे और तुम साइन करोगे ऑडिट रिपोर्ट, तो लोग उस साइन पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उस दिन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सिर्फ एग्ज़ाम वर्ड नहीं रह जाएगा। ऐसे 240 सिर्फ ऐसे ही सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटीज बन जाएंगे। ये था एपिसोड 2 ऑफ व्हेन थ्योरी मीट्स रियलिटी। अगर आज आइलैंड फेस एक केस स्टडी नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन लगा हो, तो शायद हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मिल और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड हो सकता है इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए केस, एक नई थ्योरी और एक नए कॉन्सेप्ट्स को लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। थैंक यू।